Hi, this is Rishu and today we are going to discuss CTET previous year question paper। तो आज हम डिस्कस करेंगे दिसंबर 2022 का पेपर। इससे पहले हमने 3 पेपर डिस्कस किए हैं 2019 के। 2 पेपर हमने 2019 के डिस्कस किए हैं, जुलाई और दिसंबर का। 2021 का एक पेपर डिस्कस किए हैं एंड आज हम करेंगे दिसंबर 2022 का पेपर डिस्कस। ठीक है, तो ये जो पेपर डिस्कस करेंगे हम 3 पार्ट्स में करेंगे। ओके, 10 क्वेश्चन डिवाइड करके टोटल 30 क्वेश्चन होते हैं। तो 20 क्वेश्चन की आपकी होती है थ्योरी, 6 to 8 की जो एनसीईआरटी बेस्ड है और 10 मार्क्स का पेडागोजी पोर्शन। ठीक है, तो 30 मार्क्स हैं टोटल इस पेपर में एंड 30 क्वेश्चन ही आते हैं आपके साइंस के। तो आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट 10 क्वेश्चंस। ओके, सो विदाउट गेटिंग डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1 इज which of the following is used to observe the complete length of a distant tall tower clearly? मीन्स दूर स्थित ऊंचे टावर की पूरी लंबाई को स्पष्ट रूप से देखने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? इन चारों में से कौन सा मिरर या लेंस यूज़ करेंगे? एक दूर स्थित ऊंचा टावर है, उसको पूरा हमें स्पष्ट दिखे, उसके लिए हम इनमें से चारों में से कौन सा यूज़ करेंगे? ठीक है, कन्वेक्स मिरर यूज़ करेंगे, कनकेव मिरर यूज़ करेंगे, प्लेन मिरर यूज़ करेंगे या फिर कन्वेक्स लेंस यूज़ करेंगे, ताकि वो जो बिल्डिंग है, टावर है, वो हमें पूरा दिख जाए। ठीक है, तो चलिए एक एक करके पहले इन चारों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इवन मैंने अपनी पहली जो मेरी वीडियोस आई हैं उनमें भी कन्वेक्स और कनकेव मिरर, प्लेन मिरर ये हमने डिस्कस किए हैं। हाँ, कन्वेक्स लेंस डिस्कस नहीं किया है, तो आज हम ये तीनों भी डिस्कस करेंगे, प्लस लेंस भी डिस्कस कर लेंगे, कनकेव एंड कन्वेक्स बोथ। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। यस, सो पहला है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर। कनकेव और कन्वेक्स मिरर डिस्कस कर लेते हैं पहले। ठीक है, कि कनकेव मिरर क्या है और कन्वेक्स मिरर क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है तो आपने देखा होगा घर पे स्पून तो होता ही है हमारे। ठीक है, जो स्पून का ये वाला फ्रंट पोर्शन होता है ना, जहाँ से हम खाते हैं खाना, ये वाली साइड होती है कनकेव साइड, और जो बैक साइड होती है वो होती है, उसको हम कंसीडर करेंगे कन्वेक्स साइड। ठीक है, देखिए फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक बॉल है। अगर आप बॉल को बीच से कट करते हो ना, तो बॉल को आपने बीच से कट किया, तो ये जो ये वाला पोर्शन है, केव लाइक स्ट्रक्चर। ओके, आप ऐसे याद रख सकते हो। और केव लाइक स्ट्रक्चर, ये जो केव लाइक स्ट्रक्चर है ना, तो इसे हम कहते हैं कनकेव। ठीक है, और इसका अगर हम दूसरा पोर्शन ले, ये वाला फ्रंट पोर्शन आप लेते हो, इसका ये वाला पोर्शन, इसको हम कहेंगे कन्वेक्स। तो ये जो कनकेव मिरर है ना, इसका अंदर वाला पोर्शन तो स्मूथ होता है, बट ये आउटसाइड वाला रफ होता है। ठीक है, दिस इज कनकेव। और इसमें क्या है, कन्वेक्स में बाहर वाला स्मूथ होता है, अंदर वाला रफ होता है। ठीक है, सो कनकेव मिरर एक स्पून के एग्जाम्पल से भी आप याद रख सकते हो, जहाँ से हम खाते हैं खाना, दैट वन इज कनकेव साइड, और जो कन्वेक्स साइड है वो बैक साइड जो है उसको कन्वेक्स साइड कहते हैं। ठीक है, तो कनकेव जो है कन्वर्जिंग मिरर होता है। कनकेव मिरर में क्या होता है, एक पॉइंट पे आके रेज कन्वर्ज करती हैं, मीट करती हैं, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर। और कन्वेक्स में क्या होता है कि जो इंसिडेंट रे आई ना, ये रिफ्लेक्ट करती है वापस। ठीक है, ये रिफ्लेक्ट कर रही है, ठीक है, डाइवर्ज कर रही है, दे आर नॉट मीटिंग एट अ पॉइंट, तो इसको हम कहते हैं डाइवर्जिंग मिरर। ठीक है, ये डाइवर्ज कर रही है, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड डाइवर्जिंग मिरर। ये कन्वर्ज कर रही है, मीट एट अ पॉइंट, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर। ठीक है, बाकी डिफरेंस डिस्कस कर लेते हैं, आपको अच्छे से पता चल जाएगा। इन द कनकेव मिरर द आउटर साइड ऑफ द स्फेरिकल मिरर विल बी रिफ्लेक्टेड। अभी हमने बात की कि जो कनकेव मिरर है, इन कन्वेक्स मिरर इनर साइड, अच्छा कनकेव मिरर में क्या होता है, द आउटर साइड, जो बाहर की साइड है, आउटर साइड ऑफ द स्फेरिकल मिरर, ये रिफ्लेक्ट करेगी, यहाँ पे रिफ्लेक्शन होती है। ठीक है, और कन्वेक्स मिरर में क्या है, इनर साइड ऑफ द स्फेरिकल मिरर विल बी रिफ्लेक्टेड। कहाँ होती है रिफ्लेक्शन, अंदर वाली साइड में, इनर साइड में। ठीक है, रुको एक मिनट, मैं अच्छे से आपको ड्रॉ करके समझा देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, हाँ ये बॉल का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो बॉल में क्या होता है, अच्छा नॉट आउटर साइड, यहाँ पे इनर साइड कर लेना। ठीक है, ये थोड़ी सी मिस्टेक है। द इन कनकेव मिरर द इनर साइड, जो बाहर की साइड है यहाँ पे रिफ्लेक्शन होती है, और सॉरी अंदर की साइड है इनर साइड, यहाँ रिफ्लेक्शन होती है, और बाहर वाली साइड जो है रफ होती है। अभी बताया था ना बॉल का एग्जाम्पल कि दिस इज़ अ बॉल, बीच से आपने कट किया फॉर एग्जाम्पल, तो ये जो अंदर वाला पोर्शन होगा ये क्या होगा, कनकेव। तो कनकेव में अंदर वाली साइड जो है स्मूथ होती है, और ये जो बाहर वाली है ये रफ होती है, और जो स्मूथ सरफेस होता है वहीं पे क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है। और कन्वेक्स में इसका ऑपोजिट था,
कि ये जो कन्वेक्स था, बाहर वाला पोर्शन कन्वेक्स, तो अंदर वाला रफ होता है, बाहर वाला स्मूथ पोर्शन होता है, दिस इज कॉन्वेक्स। ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक है, ठीक कर लेना, यहाँ इनर कर लेना और यहाँ पे आउटर कर लेना, क्योंकि कन्वेक्स में आउटर सरफेस पे रिफ्लेक्शन हो रही है और कनकेव में इनर सरफेस पे रिफ्लेक्शन हो रही है। ठीक है, ये पॉइंट थोड़ा सा ठीक कर लेना आप यहाँ पे। सेकंड पॉइंट है, कनकेव मिरर विल फॉर्म अ वर्चुअल और रियल इमेज। जो कनकेव मिरर है ना, ये वर्चुअल इमेज भी वर्चुअल इमेज भी बनती है यहाँ और रियल इमेज भी बनती है। फॉर एग्जाम्पल एक स्पून का एग्जाम्पल अभी बताया था ना आपको। स्पून का फ्रंट पोर्शन आप घर पे देखना यूज़ करके, जब आप जहाँ से हम खाते हैं जो कनकेव साइड है वहाँ आप देखोगे ना, अगर आप पास में से देखोगे तो आपको आपकी जो इमेज है वो कैसी दिखाई देगी, वो इरेक्ट दिखाई देगी, सीधी दिखाई देगी। और अगर बैक साइड से दूर लेके जाओगे ना तो आपको अपनी इमेज उल्टी दिखाई देगी। ठीक है, अगर पास से देखोगे तो इमेज जो है सीधी दिखाई देगी और दूर से देखोगे तो इमेज जो है कैसी दिखाई देगी, उल्टी दिखाई देगी। ठीक है, तो दोनों ही इमेजें बनती हैं, वर्चुअल और रियल इमेज। इट डिपेंड्स कि हम कहाँ से देख रहे हैं। पास से देखेंगे तो इट फॉर्म्स वर्चुअल इमेज, दूर से देखोगे तो रियल इमेज। ठीक है, और कन्वेक्स मिरर भी ओनली फॉर्म इरेक्ट एंड वर्चुअल इमेज। जो कन्वेक्स मिरर होता है वहाँ उसमें सिर्फ इरेक्ट इमेज ही बनती है, सीधी ही बनती है, और उल्टी इमेज नहीं बनती है, ओनली इरेक्ट बनती है एंड वर्चुअल इमेज बनती है। ठीक है, रियल इमेज नहीं बनती, ओनली वर्चुअल इमेज फॉर्मेशन होती है यहाँ पे। एंड जो इमेज होती है वो थोड़ी सी डिमिनिश हो जाती है, छोटी हो जाती है। जो हमारी गाड़ी के रियर व्यू मिरर है वहाँ भी कौन सा मिरर यूज़ करते हैं, कन्वेक्स मिरर यूज़ करते हैं, क्योंकि जो पीछे की गाड़ियाँ हैं वो हमें क्लियरली दिख जाती हैं उस शीशे पे। ठीक है, तो वो थोड़ी सी जो इमेज दिखती है बैक साइड की, जो गाड़ियों की इमेज हमें दिखती है, थोड़ी सी डिमिनिश होकर दिखती है। ऐसा नहीं है कि उल्टी गाड़ी दिखती है, उल्टी नहीं दिखती, एज इट इज ही दिखती है, बस थोड़ी सी इमेज जो है डिमिनिश मतलब थोड़ी छोटी इमेज हो जाती है। ठीक है, तो कन्वेक्स मिरर में इट फॉर्म ओनली इरेक्ट एंड वर्चुअल इमेज। ठीक है, एंड थर्ड पॉइंट है, ये हमने अभी डिस्कस किया कि बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्ट्स प्लेसमेंट इन इमेज फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर इज वर्चुअल और रियल। इट डिपेंड्स कि जो ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट है वो कहाँ है। अगर पास से देखोगे तो वर्चुअल इमेज बनेगी और दूर से देखोगे तो रियल इमेज बनेगी, दोनों ही इमेज बनती है इसमें। और इन कन्वेक्स मिरर द इमेज फॉर्म्ड बाय द कन्वेक्स मिरर इज ओनली अ वर्चुअल एंड इरेक्ट इरेस्पेक्टिव ऑफ द ऑब्जेक्ट पोजीशन। वर्चुअल होगी एंड सीधी बनेगी। ठीक है, और डिमिनिश इमेज दिखती है। तो ये हो गए 3 पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर में इनर साइड रिफ्लेक्ट करता है, कन्वेक्स में आउटर साइड रिफ्लेक्शन होती है। और कनकेव मिरर में वर्चुअल और रियल इमेज बनती है और कन्वेक्स मिरर में ओनली इरेक्ट इमेज एंड वर्चुअल इमेज बनती है, और इमेज जो है डिमिनिश होती है, थोड़ी छोटी होती है, स्मॉल इन साइज। ठीक है, तो यही था। और अगर इट डिपेंड्स कि ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट कहाँ है, तो कनकेव मिरर में अगर पास से देखेंगे तो वर्चुअल इमेज बनेगी और दूर से देखोगे तो रियल इमेज बनेगी। बट इन कन्वेक्स मिरर ओनली इरेक्ट इमेज बनती है, चाहे आप पास से देखो चाहे दूर से देखो, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनेगी। ठीक है, तो ये थे डिफरेंस बिटवीन कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर। नेक्स्ट प्लेन मिरर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, plane mirror, the most common mirrors are flat in shape and called plane mirrors. Plane mirror are built by putting a thin layer of silver nitrate or aluminium behind a flat piece of glass. एक ग्लास का पीस होता है, उसके ऊपर ना थिन लेयर, एक पतली सी लेयर लगाई जाती है, किसकी, सिल्वर नाइट्रेट की और या फिर एल्यूमिनियम की। ठीक है, तो एक साइड तो आपको स्मूथ दिखता है, दूसरी साइड एक साइड जो है थिन लेयर होती है, किसकी, सिल्वर नाइट्रेट और एल्यूमिनियम की। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि प्लेन मिरर को के ऊपर किस चीज़ की थिन लेयर प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, कुछ 4 ऑप्शन देंगे, उसमें से एक सिलेक्ट करना होता है। तो सिल्वर नाइट्रेट और एल्यूमिनियम, ये याद रखेंगे आप। इन अ प्लेन मिरर व्हेन अ लाइट रे स्ट्राइक्स द इंसिडेंट एंगल्स इक्वल द रिफ्लेक्शन एंगल्स। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आपको मैंने पिछली क्लास में पढ़ाए थे। 2 लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। क्या कहते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन? द इंसिडेंट रे, ये जो लाइट आती है, जो रे आती है ना, इसको कहते हैं इंसिडेंट रे। द इंसिडेंट रे, और यहाँ पे लाइट आके जब किसी चीज़ से टकराएगी तो ये रिफ्लेक्ट होके वापस जाएगी। ठीक है, तो दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। ये रे आई इंसिडेंट रे, यहाँ प्लेन मिरर से टकराई एंड इट विल रिफ्लेक्ट बैक। तो ये वाली जो रे है इसे हम कहेंगे इंसिडेंट रे एंड दिस वन इज रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दे आर मीटिंग एट अ पॉइंट। तो जिस पॉइंट पे ये मिलेंगे वहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे सेंटर में। ठीक है, इसे हम कहते हैं नॉर्मल। ठीक है,
तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोथ आर सेम। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एक तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये था, और सेकंड था कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन अ सेम प्लेन। सेम प्लेन मीन सेम पॉइंट पे लाई करते हैं, ठीक है। ये थे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शंस, सॉरी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस, ठीक है। प्लेन मिरर की कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, डिस्कस कर लेते हैं। ये देखिए, ये है प्लेन मिरर, एक साइड स्मूथ है, दिस वन इज़ रफ, ठीक है। यहाँ से प्लेन मिरर, यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ से इस ऑब्जेक्ट के थ्रू ये लाइट आई, दिस इज़ इंसिडेंट रे, और ये रिफ्लेक्ट होके वापस आ गई, ठीक है। अब जब ये रिफ्लेक्टेड रे दे आर मीटिंग एट अ पॉइंट, जहाँ पे ये रिफ्लेक्टेड रे इमेज मिरर के दूसरी साइड जहाँ पे मीट कर रही है, मिरर की दूसरी साइड ही मीट कर रही है, यहाँ पे मीट करते हैं, तो यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट की इमेज बन रही है। जहाँ पे रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की रेज जो मीट करती हैं, वहीं पे इमेज फॉर्मेशन होती है, ठीक है। इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, देख लेते हैं। इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल, जो इमेज बनती है वर्चुअल इमेज होती है। इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड मीन्स फॉर एग्जाम्पल अगर आप शीशे में देखेंगे खुद को, तो आपको लगे, आप जब देखोगे ना, तो आपको देखेगा कि आपकी जो लेफ्ट आर्म है दैट इज़ अपीयर टू बी राइट, और जो राइट आर्म है दैट इज़ अपीयर टू बी लेफ्ट। लेफ्ट राइट दिखता है और राइट जो है लेफ्ट दिखता है, उसी को हम कहते हैं लेटरली इन्वर्टेड, ओके। इसी को हम क्या कह रहे हैं, लेटरली इन्वर्टेड। इट इज़ ऑफ, थर्ड पॉइंट इज इट इज़ ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। शीशे में आप खुद को देखते हो तो आपका साइज सेम ही रहता है ना, जैसे आपको वैसा ही दिखता है, ऐसा तो नहीं छोटा दिखता है या बड़ा दिखता है। प्लेन मिरर में तो जो साइज़ होता है वो सेम रहता है। इमेज इज़ इरेक्ट। इरेक्ट मतलब सीधी। आपको ऐसा तो नहीं है ना कि आप देखते हो खुद को तो आपको अपनी उल्टी इमेज दिखती है, सीधी दिखती है, दैट उसी को कहते हैं इरेक्ट। इरेक्ट मतलब सीधी इमेज। डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर विल बी सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। मतलब फॉर एग्जाम्पल ये मिरर है मान लीजिए, ठीक है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है वो मान लीजिए, तो इसका जो मिरर से डिस्टेंस है इस ऑब्जेक्ट का, वही डिस्टेंस इमेज का ऑब्जेक्ट से होगा, ठीक है। मतलब डिस्टेंस जो है सेम रहता है। अगर यहाँ ऑब्जेक्ट और मिरर का डिस्टेंस 5 मीटर है, तो यहाँ भी इमेज का डिस्टेंस भी शीशे मिरर से 5 मीटर ही होगा, ठीक है। तो जो डिस्टेंस है वो सेम रहता है। तो ये कुछ 5 करेक्टरिस्टिक्स हैं और इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स हैं, इनमें से भी एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो सारी चीज़ें जो भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ प्लीज़ ध्यान से सुनिए, ठीक है। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन कनकेव एंड कन्वेक्स लेंस, कि कनकेव और कन्वेक्स लेंस में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो ये जो है ये वाला लेंस इस तरह से, दिस इज़ कन्वेक्स लेंस, और कनकेव लेंस इस तरह से होता है। केव लाइक स्ट्रक्चर आपको याद रहेगा, केव लाइक स्ट्रक्चर, ये देखिए केव सा बना हुआ है ना यहाँ पे, तो कनकेव लेंस एंड दिस इज कन्वेक्स लेंस। कनकेव लेंस आर थिनर इन द मिडल। कनकेव लेंस जो है ये थिनर इन द, बीच से पतला है और साइड से थोड़ा सा थिक है, ठीक है। तो कनकेव लेंसेज आर थिनर इन द मिडल एंड थिकर एट द एजेस, वाइल कन्वेक्स लेंस ये जो है दे आर थिकर इन द मिडल, ये बीच से थिक है और साइड से यहाँ पे कॉर्नर से थिन है, ठीक है। एक पॉइंट ये हो गया। कनकेव लेंसेज आर ऑल्सो नोन एज डाइवर्जिंग लेंस। जो कनकेव लेंस है ना, इनको डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं ड्यू टू डाइवर्जिंग रेज, ठीक है। इसकी जो रेज हैं ये डाइवर्ट हो जाती हैं, डाइवर्ट हो रही हैं ये, ठीक है। ये एक पॉइंट पे मीट नहीं करी, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डाइवर्जिंग रेज। वाइल कन्वेक्स लेंसेज आर ऑल्सो नोन एज कन्वर्जिंग लेंस। देखो यहाँ पे रेज आ रही है तो दे आर मीटिंग एट पॉइंट, एक पॉइंट पे मीट कर रही है, इसे कहते हैं फोकस, ठीक है, प्रिंसिपल फोकस। और ये जो एक्सिस होती है इसको प्रिंसिपल कहते हैं। जब रे डायग्राम डिस्कस करेंगे तब डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या है प्रिंसिपल एक्सिस, क्या है प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ, सब कुछ डिस्कस करेंगे। अभी बस आप डिफरेंस थोड़ा सा देख लीजिए कि क्या है इन दोनों में डिफरेंस, ठीक है। Concave lenses are diverging lens due to diverging ray, and convex lenses are converging lens due to converging rays. A focal length actually है क्या, focal length क्या है, फॉर एग्जाम्पल ये convex lens है, इसके सेंटर में आप एक पॉइंट यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट, इसका सेंटर मान के सेंटर से लेके जहाँ पे आप देखेंगे, जहाँ पे दे आर मीटिंग एट अ पॉइंट, जहाँ पे भी रेज मीट कर रही हैं, वहाँ से लेके जहाँ पे फोकस है, इन दोनों के डिस्टेंस को हम कहते हैं फोकल लेंथ, और इसको एफ से डिनोट करते हैं। फोकल लेंथ मतलब ऑब्जेक्ट के बीच का, ये ऑब्जेक्ट है, इसके ऑब्जेक्ट का सेंटर प्लस जहाँ पे ये रेज मीट कर रही हैं वहाँ तक जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट के सेंटर का, सेंटर से लेके फोकल जहाँ पे ये मीट कर रही हैं रेज,
वहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसी को फोकल लेंथ कहते हैं हम, ठीक है। तो फोकल लेंथ जो कन्वेक्स मिरर में है ना, ये पॉजिटिव फोकल लेंथ मानी जाती है, इसको कहते हैं पॉजिटिव फोकल लेंथ। इसको कहते हैं कनकेव लेंस में नेगेटिव फोकल लेंथ होती है। नेगेटिव क्यों होती है? क्योंकि ये जो है, ये देखिए आगे की तरफ है, राइट साइड में मीट कर रहे हैं, दे आर मीटिंग एट अ पॉइंट राइट साइड, ठीक है। तो ये जो है बैक साइड में मीट कर रहे हैं, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड नेगेटिव। मीट नहीं कर रहे हैं, ये डाइवर्ज कर रहे हैं, ठीक है। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड नेगेटिव फोकल लेंथ। मीन्स अगर ऑब्जेक्ट और फोकस के बीच का डिफरेंस, ये मीटिंग एट अ पॉइंट, ये एफ है जहाँ पे ये मीट कर रहे हैं, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस फोकल लेंथ है। तो आगे राइट साइड में अगर फोकल लेंथ हम मेज़र कर रहे हैं तो दैट इज़ पॉजिटिव, और अगर बैक साइड में पीछे की साइड अगर फोकल लेंथ मेज़र कर रहे हैं तो दैट इज़ नेगेटिव। मतलब आगे वाली को हम पॉजिटिव कंसिडर करते हैं और जो पीछे वाली है उसको हम नेगेटिव कंसिडर करते हैं, ठीक है। हाँ, यूजेस देख लेते हैं। कनकेव lenses आर यूज्ड इन ग्लासेस एंड सम टेलीस्कोप्स। यूज ऑफ एंड इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर करेक्शन ऑफ शॉर्ट साइटेडनेस। जिन लोगों को, जिनकी पास की नज़र कमज़ोर होती है, जो मायोपिक होती हैं, जिनकी पास की नज़र कमज़ोर होती है ना, मायोपिया, उनको कहते हैं मायोपिया। मतलब इसकी जो सेकंड साइंटिफिक टर्म है मायोपिया। तो उनको, उनके लिए, उनकी करेक्शन के लिए हम कौन सा लेंस यूज़ करते हैं? कन्वेक्स लेंस, सॉरी कनकेव लेंस यूज़ करते हैं मायोपिक पर्सनस के लिए। अगर, और ये दूसरा कन्वेक्स लेंस, सॉरी क्या बता रही हूँ मैं, हाँ कनकेव लेंस। जो कनकेव लेंस है ये हम यूज़ करते हैं मायोपिया के लिए, ठीक है, शॉर्ट साइटेडनेस के लिए। और कन्वेक्स लेंस जो है हम यूज़ करते हैं लॉन्ग साइटेडनेस, लॉन्ग साइटेडनेस। अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन हो तो आप क्या करना, मेरी क्लास में एक बच्चा है, अब तो वो 12th में हो गया होगा बट उस टाइम तो उसने एक बार कहा था कि मैम मैं ये पता कैसे याद करता हूँ, जिसकी शॉर्ट साइटेडनेस जो छोटी है ना, शॉर्ट साइटेडनेस है उसकी स्पेलिंग छोटी है मायोपिया, और जो लॉन्ग साइटेडनेस है लंबा वाला उसकी स्पेलिंग लंबी है हाइपरमेट्रोपिया। तो ये उसने मुझे बताया था, आप तो कैसे भी याद कर सकते हो। शॉर्ट साइटेडनेस मायोपिया, लॉन्ग साइटेडनेस हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। तो ये हो गए कुछ पॉइंट्स हमने डिस्कस किए कनकेव और कन्वेक्स लेंस के बारे में। एक बार दोबारा बता देती हूँ कनकेव और कन्वेक्स लेंस के बारे में, ठीक है। कनकेव लेंस क्या होता है? बीच से थिन होता है, साइड साइड से थिक होता है। और कन्वेक्स लेंस बीच से थिक होता है और साइड साइड से, कॉर्नर से थिन होता है, ठीक है। जो कनकेव लेंस है, कनकेव लेंस में को डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं ड्यू टू डाइवर्जिंग रेज, और इसे हम कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं ड्यू टू कन्वर्जिंग रेज, ठीक है। यहाँ देखिए डाइवर्ट हो रही है ना रेज, और यहाँ पे दे आर मीटिंग एट अ पॉइंट, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कन्वर्जिंग रेज। और इसमें जो कनकेव लेंस है उसमें फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, कन्वेक्स में फोकल लेंथ आगे की तरफ मेजर करते हैं इसलिए पॉजिटिव होती है। इसको हम यूज़ करते हैं, कनकेव लेंस को यूज़ करते हैं ग्लासेस और सम टेलीस्कोप्स में, और शॉर्ट साइटेडनेस जो पीपल होते हैं उनके लिए यूज़ करते हैं। और जो कन्वेक्स लेंस है ये हम यूज़ करते हैं फॉर मैग्नीफाइंग ग्लासेस, कैमरास, प्रोजेक्टर्स में। और इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर लॉन्ग साइटेडनेस, हाइपरमेट्रोपिया जिनको होता है, जिन लोगों को, उनके लिए हम यूज़ करते हैं कन्वेक्स लेंस, ठीक है। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा। और ये शॉर्ट साइटेडनेस, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया भी समझ आ गया होगा। एक बार फिर से बता देती हूँ, मायोपिया क्या है और हाइपर मेट्रोपिया क्या है, इस पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, एक बार बता देती हूँ आपको। मायोपिया शॉर्ट साइटेडनेस, शॉर्ट साइटेडनेस, साइटेडनेस, और हाइपरमेट्रोपिया लॉन्ग, GHTED, ठीक है, लॉन्ग साइटेडनेस। मायोपिया में जो शॉर्ट साइटेडनेस है उसको कहते हैं मायोपिया। अब शॉर्ट साइटेडनेस है मतलब शॉर्ट साइटेडनेस में जो लोग हैं, जैसे पर्सन है, उसको पास की चीज़ें, शॉर्ट डिस्टेंस की चीज़ तो बिल्कुल साफ क्लियरली दिखाई देती है, बट दूर के डिस्टेंस की चीज़ जो है उसको, दूर की चीज़ उसको क्लियर दिखाई नहीं देती। हाइपरमेट्रोपिया उसको लॉन्ग साइटेडनेस भी कहते हैं, जिसमें दूर की चीज़ तो उनको साफ दिख जाती है बट पास की चीज़ साफ नहीं दिखती। तो ये डिफरेंस है मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया में, ठीक है। पास की चीज़ दिख जाती है मायोपिया में, दूर की नहीं दिखती, और इसमें दूर की दिख जाती है, पास की नहीं दिखती, ठीक है। तो यही डिफरेंस है मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया में। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या था हमारा?
क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू ऑब्जर्व द कंप्लीट लेंथ ऑफ अ डिस्टेंट टॉल टावर क्लियरली। अब आप मुझे बताएंगे दूर एक बड़ा सा टावर है मान लीजिए, उसको हम कौन से मिरर से देखेंगे या लेंस से देखेंगे? बताइए जल्दी। अभी बताया था कि किसी भी चीज़ को क्लियरली देखना है आपको इरेक्ट इमेज चाहिए, ठीक है, और बिल्कुल पूरी इमेज दिखनी चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ पोर्शन दिखना चाहिए, पूरी इमेज दिखनी चाहिए, इरेक्ट होना चाहिए, वर्चुअल इमेज होनी चाहिए। तो क्या कौन सा मिरर यूज़ करेंगे? कन्वेक्स मिरर यूज़ करेंगे हम, ठीक है। कन्वेक्स मिरर में क्या होता है कि जो इमेज बनती है वो कैसी होती है? वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है, और थोड़ी सी इमेज जो है डिमिनिश हो जाती है। अभी बताया था कि गाड़ियों में जो रियर व्यू मिरर होते हैं उसमें भी कन्वेक्स मिरर यूज़ होता है, ताकि जो पीछे की चीज़ें हैं वो, जैसे गाड़ियाँ हैं, तो वो हमें बिल्कुल साफ दिखाई दे देती हैं, बस थोड़ा सा साइज़ छोटा हो जाता है, बट उनका हमें पूरी प्रॉपर इमेज दिखती है, ठीक है। तो दैट इज़ कन्वेक्स मिरर। हम कौन सा मिरर यूज़ करेंगे? कन्वेक्स मिरर हम उत्तल दर्पण यूज़ करेंगे, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन फर्स्ट समझ आ गया होगा। थोड़ी ज़्यादा लेंदी इसकी वो हो गई एक्सप्लेनेशन, आई होप आपको समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रह गया होगा तो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर उसको डिस्कस कर लूँगी, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। अ टीचर टेक 3 clean plastic caps of bottle A, B and C. She puts 2 tablespoons of distilled water, a few drops of 2 tablespoons of distilled water, few drops of hydrochloric acid in A. She puts 2 tablespoons of distilled water and some caustic soda in B. She puts 2 tablespoons of distilled water and some sugar in C. ठीक है, एक टीचर ने 3 प्लास्टिक कैप्स ली बॉटल की, A, B एंड C, ठीक है। मान लीजिए A है, ये B है और ये C है। इसमें क्या डाला? डिस्टिल्ड वाटर। पहले में क्या डाला? डिस्टिल्ड वाटर एंड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ HCl, ठीक है। दूसरे में भी ऐसे लिख देती हूँ, डिस्टिल्ड वाटर एंड सम कॉस्टिक सोडा, कॉस्टिक सोडा। थर्ड में शी पुट्स टेबल स्पून ऑफ डिस्टिल्ड वाटर, डिस्टिल्ड डी से डिनोट कर देती हूँ, वाटर एंड शुगर। अब वो विच ऑफ द अबव सोल्यूशन विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, अब वो पूछ रहा है कि इन तीनों में से कौन सा सोल्यूशन है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देगा। यही सेम क्वेश्चन तो नहीं, पर यही टॉपिक हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था, ठीक है। और तो चलिए देख लेते हैं कौन सा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, कौन सा नहीं करेगा। प्रीवियस क्लास में अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था जो एसिड, बेस और सॉल्ट होते हैं दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। किसी भी सोल्यूशन में अगर एसिड, बेस एंड सॉल्ट प्रेजेंट है तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए एसिड है, HCl है, HCl में फ्री आइंस होते हैं, तो दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। कॉस्टिक सोडा है, इसमें भी फ्री आइंस होते हैं, ये कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी। डिस्टिल्ड वाटर में फ्री आइंस नहीं होते, बट HCl में है तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। कॉस्टिक सोडा में भी फ्री आइंस प्रेजेंट है, ये भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। जो हमारा थर्ड सॉल्यूशन है डिस्टिल्ड वाटर प्लस शुगर का, डिस्टिल्ड वाटर तो इसमें तो फ्री आइंस नहीं होते, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, और शुगर में भी आइंस नहीं होते फ्री आइंस, तो ये भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो जो हमारा राइट ऑप्शन होगा कि कौन सा नहीं करेगा, इसमें पूछा है सॉल्यूशन विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कौन सा कंडक्ट करेगा? ये तो नहीं करेगा, ठीक है। ऑप्शन सी तो कंडक्ट नहीं करेगा, तो कौन कंडक्ट करेगा? ए और बी। तो हमारा राइट ऑप्शन है ए एंड बी। इसने पूछा है अब सॉल्यूशन में से विच विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो ए एंड बी विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फ्री आइंस, ठीक है। तो यही क्वेश्चन था। अच्छा, एक और बात मैं बताना भूल गई आपको, ये जो पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं ना 2022 का, ये पेपर ऑनलाइन हुआ था, ठीक है, ये वाला। और नेक्स्ट एक और डिस्कस करेंगे हम 2023 का, फरवरी 2023 का, वो भी ऑनलाइन हुआ था। ये दोनों पेपर ऑनलाइन हुए थे कोरोना टाइम में, जब ऑनलाइन पेपर हुए थे ना ये सीटेट के, वही पेपर हम आज डिस्कस कर रहे हैं। मैं आपको बताना भूल गई, इसका जो पैटर्न था वैसे तो किसी और तरह से बना रखा था उन्होंने, जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी उसमें सेम वैसा ही पैटर्न लेके आऊँगी, ठीक है, आपके लिए। बट इस बार मैंने इसी तरह का रखा है आपको, ताकि इजीली अंडरस्टैंड कर पाओ आप चीज़ें थोड़ी सी, ठीक है। इस बार मैंने थोड़ी ज़्यादा मेहनत की है PPT बनाने में ठीक है। और नेक्स्ट वाला जो वही वाला मैं लेके आऊँगी, ताकि आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस करो कि हाँ ऑनलाइन पेपर कैसा आया था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ रेफर टू द टेबल गिवन बिलो एंड
चूज़ द करेक्ट ऑप्शन और चेंज द। नीचे दी गई तालिका देखें और सही विकल्प चुनें। ठीक है, यहाँ कुछ विटामिन दिए हुए हैं और उनकी कमी से जो जो रोग होते हैं, डेफिशिएंसी डिजीजेज हैं, वो डी हुई हैं। तो विटामिन एक्स की कमी से कौन सूखा रोग होता है, तो कौन सी विटामिन की कमी से सूखा रोग होता है, ये तो हमें पता ही है। विटामिन डी की कमी से रिकेटस होता है। ठीक है, विटामिन डी यहाँ लिख लीजिए। अब अगर आपको पूरा नहीं पता है, ठीक है, आपको नहीं आते बाकी सब, आप सिर्फ अगर आपको एक भी आता है तब भी आप जो आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, देखिए ऑप्शन पे चलिए, देखिए एक्स पे विटामिन डी कहाँ कहाँ है। एक्स विटामिन डी ये ऑप्शन हो सकता है। विटामिन के इसको काट दीजिए, विटामिन डी ये हो सकता है, विटामिन ए नहीं हो सकता। अब आपके पास 4 ऑप्शन थे, 4 में से आपने 2 डिडक्ट कर दिए, आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शन है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम। अब वाई से स्कर्वी होती है, डेफिशिएंसी डिजीज कौन सा होता है, विटामिन वाई की कमी से स्कर्वी। तो विटामिन वाई कौन सा होगा, विटामिन सी, क्योंकि हम सबको पता है विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। अब नेक्स्ट चलिए, विटामिन सी कहाँ दिया हुआ है, विटामिन ए दिया है यहाँ, तो ये ऑप्शन तो कट हो गया, ये नहीं होगा। विटामिन सी इज़ गिवन हियर, तो यही हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, आप अपना यहाँ पे टाइम सेव कर सकते हो अगर आपको इतना सा भी पता है, जो नहीं कि सारा आगे तक लेके जाओ। ठीक है, यहीं से आपको आंसर पता चल गया कि हमारा आंसर ये है, बट फिर भी मैं पूरा डिस्कस करूँगी। नेक्स्ट देख लेते हैं, B1 की कमी से जेड डिजीज़ होता है, विटामिन B1 की कमी से बेरी होता है, और विटामिन B3 की कमी से कौन सा होता है, प्लेग्रा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। आगे मैंने कुछ एक चार्ट दिया हुआ है, उसमें से भी आप कुछ डिजीज़ जो है लर्न कर लेना कि कौन सी विटामिन की कमी से कौन सा डेफिशिएंसी डिजीज़ होता है। इसमें से भी एक क्वेश्चन हमेशा आता है, तो आप ये टेबल लर्न कर लेना। ठीक है, हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी। ये टेबल है कि विटामिन ए की कमी से कौन कौन से डिजीज़ होते हैं। ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है, एक्सिरोप्थैल्मिया, इंक्रीज रिस्क ऑफ मोर्टेलिटी इन चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट वुमेन। विटामिन B6 जिसको फोलेट भी कहते हैं, विटामिन B6 की कमी से कौन कौन सी डिजीज़ होते हैं, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, न्यूरल ट्यूब एंड अदर बर्थ डिफेक्ट्स, हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, इम्पेयर्ड कोग्निटिव फंक्शन, डिप्रेशन। विटामिन B12 का दूसरा नाम है कोवैलोमिन, इसकी वजह से कौन कौन से डिजीज़ होते हैं, एनीमिया एसोसिएटेड विद हेलिकोबैक्टर पाइलरी एंड गैस्ट्रिक एट्रोफी। थायमिन विटामिन B1 की कमी से बेरी, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन की कमी से नॉन स्पेसिफिक फैटिग्यू, आई चेंज, डर्मेटाइटिस, ब्रेन डिसइंफेक्शन। तो ये कुछ डिजीज़ हैं। विटामिन B3 नियासिन, प्लेग्रा, विटामिन B6 डर्मेटाइटिस, विटामिन सी स्कर्वी, विटामिन डी रिकेटस, ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोपोरोसिस, ओके, कोलोरेक्टल कैंसर। तो ये कुछ विटामिन हैं और इनकी वजह से कौन कौन से डेफिशिएंसी, इनकी कमी से कौन कौन से डेफिशिएंसी डिजीज़ होते हैं, ये उनका चार्ट है, टेबल है, एक बार आप गो थ्रू हो जाना इससे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रीड द स्टेटमेंट बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। Statement 1 is, we will not experience any gravitational force on the surface of moon. S2, there is no oxygen on the surface of moon. हमारे पास 2 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, स्टेटमेंट नंबर 1, स्टेटमेंट नंबर 2। स्टेटमेंट 1 इज सेइंग कि मून की सरफेस पे ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होती, ठीक है। और स्टेटमेंट सेकंड कह रही है देयर इज़ नो ऑक्सीजन ऑन द सरफेस ऑफ मून, की सरफेस पे मून के सरफेस पे ऑक्सीजन नहीं होती। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, वी विल नॉट एक्सपीरियंस एनी ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ मून, की सरफेस की मून पे ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होती, ये गलत है, ऐसा नहीं होता है। होती है मून पे ग्रेविटेशनल फोर्स, बट एज़ कम्पेयर टू अर्थ काफ़ी कम होती है। तो ऐसा नहीं कहेंगे कि होती ही नहीं है ग्रेविटेशनल फोर्स, होती है, बट एज़ कम्पेयर टू अर्थ काफ़ी कम होती है, ठीक है। और सेकंड कह रहा है कि देयर इज़ नो ऑक्सीजन ऑन द सरफेस ऑफ मून। तो हाँ, ये सही है, मून के सरफेस पे ऑक्सीजन नहीं होती, मून के सरफेस पे नो ऑक्सीजन एक्चुअली क्या है, ऑक्सीजन तो होती है, बट जिस फॉर्म में हमें चाहिए होती है उस फॉर्म में अवेलेबल नहीं होती है। सो मून पे ऑक्सीजन जिस फॉर्म में हम लेते हैं ना, उस फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होती। सो येस, दिस इज़ राइट कि देयर इज़ नो ऑक्सीजन ऑन द सरफेस ऑफ मून, सरफेस पे मून के सरफेस पे ऑक्सीजन नहीं होती। बट फर्स्ट वाला जो पॉइंट था कि ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होती सरफेस पे, तो ये गलत है, होती है बट कम होती है। और देयर इज़ नो ऑक्सीजन ऑन द सरफेस ऑफ मून, सो दिस इज़ राइट। तो स्टेटमेंट 1 हमारी गलत है और स्टेटमेंट 2 जो है हमारी सही है। अब आप ये जो ऑनलाइन पेपर होता है ना, इसमें असर्शन बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आए थे,
जैसे पहले से सीटेट का जो एक पैटर्न है, जैसे क्वेश्चन आए थे वैसे नहीं आए हैं। अभी आप एक्सपीरियंस करेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे इसमें भी, और जो नेक्स्ट ऑनलाइन पेपर हुआ था 2023 वाला भी, तो दोनों में ही थोड़ा सा पेपर डिफ़िकल्ट था। डिफ़िकल्ट नहीं कहेंगे, ईजी ही था, बस थोड़ी सी अपनी कॉमन सेंस यूज़ करनी थी उसमें, थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा के पूछा था। अभी देखेंगे सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ना, तो आप एक्सपीरियंस करेंगे कि हाँ कैसे क्वेश्चन आए थे, क्या डिफरेंस था पहले वाले और इन वाले पेपर्स में। ठीक है, ईजी है, अगर कंसेप्ट आपका क्लियर हो तो यू कैन ऑल्सो डू, कर सकते हो। ऐसा नहीं कि बड़े मुश्किल थे या कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या है, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, सेकंड स्टेटमेंट सही है। अब देखिए, बोथ S1 एंड S2 आर ट्रू एंड S2 इज करेक्ट। रीजन ऑफ वो S1 ये नहीं है, बोथ S1 एंड S2 आर ट्रू बट S2 इज नॉट द करेक्ट रीजन, नहीं, ये दोनों ही अलग अलग स्टेटमेंट है, कोई भी किसी के लिए रीज़न नहीं है। S1 इज़ इनकरेक्ट एंड S2 इज़ करेक्ट, S1 इज़ इनकरेक्ट, हाँ ये सही है, ये गलत है स्टेटमेंट, और ये सही है कि देयर इज़ नो ऑक्सीजन ऑन द सरफेस ऑफ मून। बोथ S1 एंड S2 आर इनकरेक्ट, तो ये भी नहीं है। हमारा राइट आंसर होगा सी, S1 गलत है और S2 सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स मोस्ट एक्यूरेटली डिस्क्राइब्स द प्रॉपर्टी ऑफ क्लेई सॉइल। अब देखिए, क्लेई सॉइल से रिलेटेड क्वेश्चन आया, और क्लेई ये सॉइल्स का ही क्वेश्चंस, यही वाला टॉपिक हमने अपनी पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था। अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो, अगर नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखें। ठीक है, वो तीनों वीडियोस काफ़ी हेल्पफुल हैं आपके लिए। ठीक है, 2 वीडियोस तो 2019 की हैं, 2019 जुलाई और दिसंबर है, जुलाई की है और दिसंबर की है 2019 की, प्लस दूसरी है 2021 वाली, जिसको हमने 3 पार्ट्स में किया था, 10 क्वेश्चन करके किए। और आज हम वीडियो जो डिस्कस कर रहे हैं दिसंबर 2022। ठीक है, तो 2020 में तो पेपर नहीं हुआ था। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मोस्ट एक्यूरेटली डिस्क्राइब द प्रॉपर्टी ऑफ क्लेई सॉइल। अब क्लेई सॉइल की कौन सी प्रॉपर्टी डिस्क्राइब कर रहे हैं यहाँ पे, इन चारों में से हमें बताना है। बट इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सैंडी सॉइल, क्लेई सॉइल एंड लोमी सॉइल। ये तीनों सॉइल्स हैं क्या। सैंडी सॉइल में क्या है, दिस सॉइल हैज़ वेरी हाई प्रपोर्शन ऑफ सैंड इन कंपैरिजन टू ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स, इट इज़ एक्सट्रीमली ड्राई एंड हैज़ वेरी लो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी। ठीक है, जो सैंडी सॉइल होता है ना, उसमें ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स कम होते हैं और सैंड के जो पार्टिकल्स हैं वो ज़्यादा होते हैं, इसका साइज़ काफ़ी बड़ा होता है। तो ये वाटर को, अगर हम इसमें वाटर डालेंगे तो इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत कम होती है। ठीक है, वाटर को पास ऑन होने देता है, वाटर को स्टोर नहीं करता। ठीक है, और सैंडी सॉइल में कौन कौन सी फसलें हैं, कौन कौन सी क्रॉप्स हैं जो ग्रो करती हैं बेटर, मेज, मिलेट, बार्ली एट्सेट्रा। सेकेंड इज क्लेई सॉइल। क्लेई सॉइल में क्या है, वेट मैं ये इरेज कर दूँ। क्लेई सॉइल में क्या है कि जो सॉइल है ना काफ़ी चिपचिपी होती है, काफ़ी फाइन पार्टिकल्स होते हैं इस सॉइल के। इस सॉइल के पार्टिकल्स आप देखोगे ना काफ़ी फाइन होते हैं, काफ़ी दे आर वेरी क्लोज टूगेदर, क्लोजली टू ईच अदर, एक दूसरे से काफ़ी क्लोज होते हैं, ऐसे बाइंड होकर रहते हैं। ठीक है, तो अगर इसमें हम पानी डालेंगे ना तो ये पानी को एब्जॉर्व कर लेते हैं, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है इसकी। ठीक है, और थोड़ी सी चिपचिपी होती है, बिकॉज वाटर जो है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा है, दैट्स वाई इट इज़ वेरी clay consistency. ठीक है, this is the soil type that is comprised of very fine particles and not much organic material. There is not much space present between the minerals that give it clay consistency. This type of soil swells and shrink in response to presence or absence of water. ठीक है, इसका साइज़ काफ़ी छोटा होता है, काफ़ी एक साथ सटी होती है इसके पार्टिकल्स, और ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसमें बहुत अच्छी होती है। इसमें कौन कौन से प्लांट्स हम ग्रो कर सकते हैं, वेजिटेबल्स सच एज ब्रोकली, लेटस, कैबेज एंड स्नैप बीन्स एट्सेट्रा। थर्ड इज़ लोमी सॉइल। सैंडी सॉइल समझ आ गया, क्ले सॉइल समझ आ गया। अब लोमी सॉइल क्या है, लोमी सॉइल इज़ अ मिक्सचर ऑफ बोथ सैंडी सॉइल एंड क्ले सॉइल। इसमें दोनों ही सॉइल्स का मिक्सचर है, ये सैंडी प्लस क्ले। ठीक है, दिस इज कॉल्ड लोमी सॉइल। This soil contain almost equal proportion of sand, slate and clay. The percentage of clay may vary depending on the geographical region. कि clay का कितना amount present होगा, it depends जो उस जगह के अकॉर्डिंग, कहीं पे जियोग्राफिकल रीजन, कहीं पे किसी जगह पे क्ले की कंसिस्टेंसी ज़्यादा होगी, किसी जगह पे क्ले की कंसिस्टेंसी कम होगी। बट लोमी सॉइल क्या है, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ बोथ क्ले एंड सैंडी सॉइल। और कौन कौन सी वीट क्रॉप ग्रो कर सकते हैं, वीट, शुगर केन, कॉटन, जूट, पल्सेस, ये एग्जांपल्स भी याद रखना। ठीक है, ये पिक्चराइजेशन के थ्रू आप देख लिए, ये है 3 बीकर है, मान लीजिए बीकर 1 2 3। ज़्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा ना, अगर आपको समझ आ रहा है या नहीं भी समझ आ रहा तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइए, फिर मैं अपकमिंग वीडियोज़ जो हैं उनमें थोड़ा सा
स्लो करने की कोशिश करूँगी अगर आपको लगता है कि मैं काफ़ी फास्ट बोल रही हूँ तो, ठीक है। तो ये हमने 3 बीकर लिए, ठीक है। एक में हमने सैंड लिया, ये बीकर के ऊपर हमने फनल लगा दी, ठीक है। वैसे तो ये टेस्ट ट्यूब्स हैं, नॉट बीकर, आप बीकर कंसीडर कर लो या फनल या फिर टेस्ट ट्यूब भी कंसीडर करो। ये हमने फनल लगा दी ऊपर, ठीक है। तीनों पे, तीनों मिट्टी डाल दी हमने, सैंड डाल दिया, इसमें क्ले डाल दिया, इसमें लोम डाल दी, ठीक है। यहाँ पे अब यहाँ पे हमने कॉटन प्लग इंसर्ट किया है, इसमें ऊपर से पानी डालेंगे हम। तो हमने जितना पानी डाला था, हम देखेंगे हमने जो पानी डाला है ना, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे, ठीक है, हमने 50 सेंटीमीटर क्यूब तक पानी डाला और ये सारा पानी देखो, यहाँ पे सारा पानी, जितना हमने पानी डाला उतना ही पानी कलेक्ट हो गया। मतलब इसने काफ़ी कम, मतलब थोड़ा ही पानी, यहाँ देखिए इसका लेवल 50 सेंटीमीटर क्यूब यहाँ पे, और इतना सा ही पानी जो है सैंड ने अब्जॉर्ब किया है। क्लेई सॉइल ने क्या किया, क्लेई सॉइल में हमने ऊपर से पानी डाला, ठीक है, और आप देखिए कि इसने यहाँ तक आना चाहिए था पानी, बट कितना पानी आया, इतना ही पानी आया, और बाकी पानी कहाँ गया, इसने क्ले ने एब्जॉर्व कर लिया। अब इसमें क्या है, लोमी सॉइल में जो हमने पानी डाला, ठीक है, इतना आना चाहिए था, बट कितना आया, इतना आया। इस लेवल तक पानी जो हमने कलेक्ट किया, और बाकी का ये वाला पोर्शन जो है पानी का, ये इसमें इसने एब्जॉर्व कर लिया। मीन्स सबसे ज़्यादा पानी किसने वेस्ट किया, सैंड ने, उससे कम लोम ने, और क्ले ने सबसे कम वेस्टेज ऑफ वाटर की, क्योंकि क्ले जो है इसने पानी एब्जॉर्व कर लिया, ठीक है। सैंड के पार्टिकल देखिए लार्जर पोर होते हैं, और जो क्ले सॉइल है स्मॉलर पोर्स होते हैं, और लोम जो है इन दोनों का मिक्सचर होता है, ठीक है। सैंडी, क्ले और लोमी सॉइल, आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मोस्ट एक्यूरेटली डिस्क्राइब द प्रॉपर्टी ऑफ क्ले सॉइल। तो ऑप्शन देख लेते हैं। इट अलाउ वाटर टू पास थ्रू इट रैपिडली, कि पानी को फास्ट रैपिडली जाने पास होने देती है, नहीं ऐसा तो नहीं है, ये तो होल्ड करके रखता है पानी को। इट कंटेन वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ ह्यूमस, नहीं, इसमें तो काफ़ी अच्छे अमाउंट ऑफ ह्यूमस होता है, जो डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है जो सॉइल पे प्रेजेंट होता है। डेड ऑर्गेनिक मैटर, प्लांट्स और एनिमल्स के डेड ऑर्गेनिक मैटर जो प्रेजेंट होता है उसी को ह्यूमस कहते हैं, जो अपर लेयर होती है सॉइल की, सड़े गले पत्ते, दैट इज़ ह्यूमस, ठीक है। तो इसमें वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ ह्यूमस होती है, नहीं ऐसा नहीं है, इसमें वेरी गुड अमाउंट ऑफ ह्यूमस होती है, तो ये भी गलत है। इट परमिट्स ओनली अ सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर टू एंटर, कुछ ही पानी को अपने अंदर एंटर करता है ये, ऐसा भी नहीं है। इट होल्ड्स लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, येस इट होल्ड वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। क्ले सॉइल जो है इसके ये काफ़ी स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, काफ़ी आपस में अटैच होते हैं, इसलिए पानी, जितना भी हम पानी डालेंगे ना, वो इस पानी को एब्जॉर्व कर लेता है, ठीक है। सो इट होल्ड्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, दिस इज़ अ राइट आंसर। इसमें बड़ी मात्रा में पानी होता है, ठीक है, पानी को होल्ड करने की क्षमता होती है। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं अब। वाई डू एक्वेटिक प्लांट्स डू नॉट हैव अ वेल डेवलप रूट सिस्टम। जो पानी में प्लांट्स होते हैं ना, उनमें वेल डेवलप रूट सिस्टम क्यों नहीं होता, उनकी रूट्स ना ऐसे ऊपर ऊपर, यहाँ आपको लगेगा यहाँ प्लांट है कोई, और इनकी रूट्स जो है ना ऐसे ऊपर ऊपर पानी के ऊपर से भी आपको तैरती हुई दिखेंगी, ठीक है। सो वाई इट इज सो दैट दे कैन बी पुल्ड आउट ईजिली, दे डोंट नीड लॉन्ग रूट्स टू एब्जॉर्ब वाटर, दे डू नॉट नीड टू एब्जॉर्ब मिनरल, इट कीप देम अफ्लोट इन वाटर। सो क्यों, वाई डू एक्वेटिक प्लांट डू नॉट हैव वेल डेवलप्ड रूट सिस्टम। रूट सिस्टम अच्छा क्यों नहीं होता, ताकि ये आसानी से हम इसको खींच सके, आसानी से निकाल दें। दे डू नॉट नीड लॉन्ग रूट्स टू एब्जॉर्ब वाटर, क्योंकि जो पेड़ पौधे होते हैं हमारे, उनमें हमने देखा है काफ़ी लंबी लंबी रूट्स होती हैं, सॉइल के अंदर तक पेनिट्रेट हो गई होती हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उनको सॉइल से वाटर जो है लेना होता है। सॉइल से ये रूट्स क्या करती हैं, सॉइल से पानी को खींच के ऊपर प्लांट्स तक पहुंचाती है, स्टेम तक पहुंचाती हैं। बट इन केस ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स, इनको ज़्यादा लंबी रूट्स नहीं चाहिए होती हैं, बिकॉज दे डोंट नीड लॉन्ग रूट्स टू एब्जॉर्ब वाटर। इन्हें ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब करने की ज़रूरत ही नहीं होती, दैट्स व्हाई इनकी रूट्स जो है ज़्यादा लंबी नहीं होती हैं। तो यही हमारा राइट आंसर है। दे डू नॉट नीड टू एब्जॉर्ब, उनको मिनरल नहीं चाहिए इसलिए, इट कीप्स देम, ताकि वो पानी में तैरते रहें इसलिए। तो ये ऑप्शन नहीं है सही ऑप्शन है, दे डोंट नीड लॉन्ग रूट्स टू एब्जॉर्ब वाटर, ठीक है। ऑलरेडी पानी में प्रेजेंट है वो, उनको ईजिली पानी मिल जा रहा है, तो उनको लॉन्ग रूट्स की ज़रूरत नहीं है। जो प्लांट्स पानी में होते हैं ना प्रेजेंट, एक्वेटिक प्लांट्स को हम हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। एक्वेटिक प्लांट्स की जो साइंटिफिक टर्म है दैट इज़ हाइड्रोफाइट्स, PES है ये,
ठीक है, राइट आंसर इज ओनली बी, ये हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी मूविंग विद जीरो एक्सेलरेशन। 4 ऑप्शंस दिए हैं, इसमें आपको बताना है कि कौन सा जो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है वेलोसिटी टाइम के, वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ को जब जो बॉडी है उसकी जीरो एक्सेलरेशन होगी। ठीक है, अब चलिए पहले तो ये टर्म्स हैं ये समझ लेते हैं कि व्हाट इज़ वेलोसिटी और व्हाट इज़ एक्सेलरेशन। ठीक है, वेलोसिटी क्या है, स्पीड तो आप सबको पता है, स्पीड क्या है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या है, गाड़ी ने, डिस्प्लेसमेंट मीन्स दे आर मूविंग ओनली इन वन डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। और डिस्टेंस क्या है, गाड़ी ने डिस्टेंस कवर किया, चाहे वो ऐसे गई ऐसे गई ऐसे गई ऐसे कैसे भी जा सकती है वो। ठीक है, ये तो हो गया डिस्टेंस। बट डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट इज कि गाड़ी इज मूविंग इन अ, डिस्प्लेसमेंट कार इज मूविंग इन अ, या कोई भी व्हीकल इज मूविंग इन अ पर्टिकुलर वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, वो इधर उधर कहीं नहीं मुड़ रहा, तो दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, कितने टाइम में उसने पर्टिकुलर एक ही डायरेक्शन में जाते हुए कितना डिस्टेंस कवर किया, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस में वो किसी भी साइड मूव कर सकती, कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ, बट डिस्प्लेसमेंट में दे आर मूविंग इन वन डायरेक्शन ओनली, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी। ठीक है, डिस्टेंस में कोई प्रॉपर डायरेक्शन नहीं होती, किसी भी डायरेक्शन में मूव करता है, बट इन डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन इज नॉट चेंजिंग, दे आर मूविंग इन अ प्रॉपर डायरेक्शन, एक प्रॉपर डायरेक्शन में मूव करता है ये। ठीक है, वेलोसिटी समझ आ गई होगी क्या है, डिस्प्लेसमेंट ये भी समझ आ गया होगा। ठीक है, स्पीड क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और जब हम वेलोसिटी की बात करते हैं, वेलोसिटी की बात हो रही है तो इट मीन्स कि द कार इज मूविंग इन सिंगल वन डायरेक्शन। वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, कार इज मूविंग इन वन डायरेक्शन ओनली। ठीक है, और एक्सेलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, मतलब वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है द पर्टिकुलर टाइम में, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ठीक है, अब यहाँ देखिए आप, गाड़ी आगे की तरफ मूव कर रही है, ठीक है, कार इज स्लोइंग डाउन, आहिस्ते हो रही है, आहिस्ते हो रही है। तो यहाँ से समझाती हूँ पहले। ठीक है, आप मान लीजिए गाड़ी चला रहे हो, अपनी गाड़ी में एक्सेलरेट होता है ना, आगे एक्सेलरेट किया, गाड़ी को आपने एक्सेलरेशन दबाया और गाड़ी फुल स्पीड पे आगे जाएगी, पर जैसे जैसे आप उसको एक्सेलरेटर को छोड़ोगे 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 तो गाड़ी क्या है, स्लो डाउन होती जाएगी, स्लो डाउन होती जाएगी। ठीक है, ठीक है, तो ये है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, पर्टिकुलर टाइम में उसकी जो वेलोसिटी चेंज हो रही है, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अब जीरो एक्सेलरेशन इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, जीरो एक्सेलरेशन, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बताना है इन जीरो एक्सेलरेशन। ठीक है, अब जीरो एक्सेलरेशन का ये मतलब नहीं है कि कार इज नॉट मूविंग। ठीक है, इट डजेंट मीन्स कि द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। जीरो एक्सेलरेशन ऑल्सो मीन दैट कार इज मूविंग एट कॉन्स्टेंट स्पीड, कार इज मूविंग एट कॉन्स्टेंट स्पीड। ठीक है, उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, एक पर्टिकुलर स्पीड में मूव कर रही है, मूव कर रही है, मूव कर रही है, उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही, दे आर मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड, उसको भी हम जीरो एक्सेलरेशन कहते हैं। ऐसा मत सोचना कि जीरो एक्सेलरेशन मीन्स गाड़ी इज एट रेस्ट, नो दिस इज नॉट एट रेस्ट। जीरो एक्सेलरेशन अगर गाड़ी रेस्ट में है तब भी हम कहते हैं जीरो एक्सेलरेशन, और अगर कोई गाड़ी कांस्टेंट स्पीड में मूव कर रही है तब भी हम कहते हैं जीरो एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन में पूछा है कि हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है, ठीक है, एट जीरो एक्सेलरेशन। मान लीजिए ये टाइम है एंड यहाँ पे हम वेलोसिटी कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, तो कार इज़ मूविंग एट कितने टाइम में कितना मूव किया, तो जीरो एक्सेलरेशन है, तो जीरो एक्सेलरेशन में गाड़ी कार इज़ मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट कांस्टेंट कांस्टेंट, इसमें ना स्पीड बढ़ेगी ना कम होगी, दे आर मूविंग इन वन डायरेक्शन ओनली। अगर जीरो एक्सेलरेशन द कार इज़ ऑल्सो एट रेस्ट, गाड़ी रेस्ट में भी हो सकती है और गाड़ी जो है एक सिंगल डायरेक्शन में भी मूव कर सकती है। ठीक है, मीन्स उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, तब भी यही ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो ऐसा ग्राफ बनेगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ में विद जीरो एक्सेलरेशन। अब ये देख लेते हैं कौन सा सही बैठेगा। अ कर्व्ड लाइन विद स्टेडली इंक्रीजिंग स्लोप, नहीं। अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, स्ट्रेट लाइन बनी है पैरेलल टू टाइम एक्सिस, यस राइट। अ स्ट्रेट लाइन एट अ कांस्टेंट फाइनाइट स्लोप, अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वेलोसिटी एक्सिस, नहीं।
अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। यहाँ पे हम टाइम डिनोट करते हैं और यहाँ पे वेलोसिटी की इतनी गाड़ी ने इतने टाइम में इतना डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। सो दिस इज आवर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। सो दिस इज आवर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। अब क्वेश्चन 8 पे चलते हैं। Raman and Shiksha are standing in front of a plane mirror at a distance of 8 meter and 11 meter. मैं एक ब्लैंक पेज लेना चाहिए था जो कि मैंने लिया नहीं है इस क्वेश्चन के लिए, यहीं पे बता देती हूँ, ठीक है। रमन और शिक्षा आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर। दो बच्चे हैं, एक का नाम है रमन, एक का नाम है शिक्षा। दे आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर, एक प्लेन मिरर के सामने खड़े हैं, एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 मीटर एंड 11 मीटर। ये 8 मीटर के डिस्टेंस पे है और ये 11 मीटर के डिस्टेंस पे। अब ये अलग से ड्रॉ करती हूँ यहाँ पे, ठीक है। नाउ रमन मूव फ्रॉम हिज पोजीशन सच दैट द डिस्टेंस बिटवीन हिम एंड हिज इमेज इज। अब रमन थोड़ा सा मूव करेगा, उतना मूव करेगा कि उसका और उसकी इमेज का जो डिस्टेंस है वो 10 मीटर रहे। फिर एज शिक्षा वॉक 6 मीटर, वो 6 मीटर चलेगी शीशे की तरफ, मिरर की तरफ। वट इज़ द डिस्टेंस ऑफ रमन एंड शिक्षा फ्रॉम द मिरर इन देयर न्यू पोजीशन, ठीक है। यहाँ पे ड्रॉ करके बताती हूँ, यहीं पे बता देती हूँ, ठीक है। ये है हमारे पास प्लेन मिरर, तो टेढ़ा हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है। एक साइड रफ, एक साइड स्मूथ। अब मान लीजिए और यहाँ पे खड़ा है शिक्षा, रमन एंड शिक्षा। रमन खड़ा है एट 8 मीटर, ठीक है। यहाँ मान लीजिए रमन है और रमन का जो मिरर से डिस्टेंस है दैट इज़ 8 मीटर, और जो शिक्षा है उसका मिरर से डिस्टेंस है 11 मीटर। तो यहाँ पे शिक्षा कर देते हैं और इसका इनका डिस्टेंस हो गया, इसका डिस्टेंस है 11 मीटर। मैंने अभी आपको प्लेन मिरर का जब कॉन्सेप्ट समझाया था, कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस किए थे, तो मैंने बताया था कि इमेज का और ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो सेम रहता है। अगर इसका यहाँ पे 8 मीटर डिस्टेंस है तो जो इमेज बनेगी उसका भी 8 मीटर ही डिस्टेंस होगा, ठीक है। इसका 11 है तो यहाँ भी 11 ही होगा इमेज का डिस्टेंस, सॉरी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में आते हैं। जो रमन है 8 मीटर की दूरी पे है और शिक्षा जो है 11 मीटर की दूरी पे है, ठीक है। हमने ड्रॉ कर लिया। नाउ रमन मूव फ्रॉम हिज पोजीशन सो दैट द डिस्टेंस बिटवीन हिम एंड हिज इमेज इज 10 मीटर। कि अब ये थोड़ा सा ना आगे की तरफ मूव करेगा, इतना मूव करेगा कि उसका और उसकी इमेज का जो डिस्टेंस है ना वो 10 मीटर हो, ठीक है। मतलब इसका और इसका थोड़ा सा इतना मूव करेगा कि इसका और इसकी इमेज का डिस्टेंस 10 मीटर हो जाए, ठीक है। 10 मीटर तो 5 मीटर मूव किया होगा वो यहाँ से, क्योंकि 5 मीटर यहाँ, 5 मीटर यहाँ, 8 में से 5 मीटर आगे की तरफ मूव किया, ठीक है। 5 मीटर मूव किया तो 5 3 8 मीटर था। तो अब ना ये यहाँ पे चल के आया और यहाँ 3 मीटर डिस्टेंस कवर किया उसने, ठीक है। और अब यहाँ इसकी जो न्यू पोजीशन है यहाँ बनी, तो न्यू पोजीशन से और मिरर से इसका डिस्टेंस हो गया 5 मीटर, तो और 5 मीटर ही यहाँ हो गया। तो जहाँ इमेज यहाँ बनी इसकी, तो इन दोनों का डिस्टेंस 10 मीटर हो गया। जो नई पोजीशन है और इसकी जो इमेज है 10 मीटर का डिस्टेंस हो गया, ठीक है। अब ये कह रहा है शिक्षा वॉक 6 मीटर टुवर्ड्स द मिरर। शिक्षा का 11 मीटर डिस्टेंस था, तो वो कह रहा है वो 6 मीटर आगे चली, ठीक है। 6 मीटर आगे चली, मतलब यहाँ तक चली, 6 मीटर उसने डिस्टेंस कवर किया। 6 मीटर ये है तो मतलब 5 मीटर, 6 और 5 11, 11 मीटर, 5 मीटर ये, तो नई पोजीशन उसकी यहाँ बन गई। 6 मीटर उसने कवर किया और यहाँ खड़ी हो गई। अब यहाँ से जो नई पोजीशन है उसका मिरर से डिस्टेंस कितना बना, 5 मीटर, ठीक है। तो इट मीन्स उसकी जो इमेज बनी होगी वो भी यहाँ बनी होगी 5 मीटर। इसने भी 10 मीटर डिस्टेंस कवर किया। नया जो इसका और इसकी इमेज का जो डिस्टेंस है ये भी 10 मीटर आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ रमन एंड शिक्षा फ्रॉम द मिरर इन देयर न्यू पोजीशन। कि इनकी जो न्यू पोजीशन है इससे मिरर तक का, इमेज तक का नहीं पूछा है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना। डिस्टेंस ऑफ रमन एंड शिक्षा फ्रॉम द मिरर इन द न्यू पोजीशन, मिरर से नई पोजीशन तक का डिस्टेंस पूछा है। तो मिरर से नई पोजीशन तक का इसने भी 5 मीटर किया और इसने भी 5 मीटर किया, ठीक है। तो कितना, बोथ रमन एंड शिक्षा 5 मीटर आर 5 मीटर फ्रॉम द मिरर। दिस इज आर राइट आंसर। ओके, सो द राइट आंसर इज बोथ रमन एंड शिक्षा आर 5 मीटर फ्रॉम द मिरर। अगर इमेज पूछी होती तो 10 मीटर होता, 5 मीटर यहाँ, 5 मीटर यहाँ, 10 मीटर। इसका भी 5 मीटर यहाँ, 5 मीटर यहाँ, तो टोटल 10 मीटर। तो बोथ रमन एंड शिक्षा आर 5 मीटर फ्रॉम द मिरर। मिरर से 5 मीटर की दूरी पे खड़े हैं दोनों ही, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। थोड़ी जगह कम थी ना, मैंने रफ पेज नहीं लिया था, ब्लैंक। अगर
नहीं समझ आया होगा तो मुझे ना कमेंट करके बता देना, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये क्वेश्चन दोबारा से एक्सप्लेन कर दूँगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। अ फिशरमैन गोज टू अ वाटर बॉडी नियर बाय टू स्पेयर अ फिश, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी कंसीडर। एक फिशरमैन है, ठीक है, वो मछली पकड़ने गया, तो निम्नलिखित में से किस पर विचार किया जाना है, इनमें से कौन सा पॉइंट जो है सही है जो कंसीडर कर सकते हैं हम, ठीक है। अब इसको समझाने के लिए एक बार आपको ना रिफ्रैक्शन का टॉपिक पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन एंड व्हाट इज़ रिफ्रैक्शन, ठीक है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन, पहले वो बता देती हूँ। रिफ्लेक्शन क्या होता है, ये रे आई, इंसिडेंट रे, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है या मिरर है, यहाँ पे आई, यहाँ पे टकराएगी एंड इट विल रिफ्लेक्ट बैक, तो ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है, इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। यहाँ क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन। बट इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन में क्या है, और ये जो टॉपिक है ना, ये इट इज़ बेस्ड ऑन रिफ्रैक्शन में क्या होता है, ठीक है, मान लीजिए ये यहाँ से रे आई और यहाँ से टकरा के ये रिफ्लेक्ट नहीं होती, इसकी पोजीशन चेंज हो जाती है, इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, रिफ्लेक्ट होके वापस नहीं जाती बल्कि बेंड होके ये लाइट जो है टकरा के बेंड हो जाती है और दूसरी साइड चली जाती है, तो इसे हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट होके वापस जा रही है, ये तो है रिफ्लेक्शन। और इंसिडेंट रे किसी चीज़ से टकरा के अपनी जो है बेंड हो रही है, ठीक है, अपना जो जगह बदल रही है, बेंड हो जा रही है, बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या है, एक्चुअली बेंडिंग ऑफ लाइट, एंड दिस कॉन्सेप्ट इज बेस्ड अपॉन रिफ्रैक्शन, ठीक है। चलिए अब यहाँ आते हैं। अब रिफ्रैक्शन में क्या होता है, अगर मान लीजिए ना कोई चीज़ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर मान लीजिए ये है एयर, ठीक है, एंड ये है वाटर, तो एयर से लाइट आएगी, जब भी लाइट यहाँ आई, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे आके इंसिडेंट रे आई और इसने क्या किया, अपनी थोड़ी सी इसने अपनी पोजीशन ऐसे रिफ्लेक्ट होगी, बदल ली, मतलब बेंड, लाइट जो है बेंड होगी। वाटर में आके लाइट बेंड होगी, क्यों, क्योंकि जब रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, वन मीडियम से दूसरी मीडियम में ट्रांसफ़र होती है, तो क्या होता है, ये बेंड हो जाती है, ठीक है, बिकॉज ऑफ इट्स स्पीड, क्योंकि एयर की स्पीड कुछ और है, वाटर में इसकी स्पीड कुछ और हो जाएगी, दैट्स वाई वो जो बेंड हो जाती है, स्लाइटली बेंड हो जाती है, एंड बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। अब अगर मान लीजिए कोई चीज़ यहाँ पे है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे फिश ही है, मान लीजिए आप, ठीक है, तो अगर आप यहाँ से देखेंगे, ठीक है, ये इंसिडेंट रे आई, आपको लगेगा कि फ़िश यहाँ है, ठीक है, आपको इंसिडेंट रे आई, ठीक है, अगर वो बेंड नहीं होती, आप इंसिडेंट रे को ही कंसीडर कर रहे हैं, बेंड नहीं हो रही है, तो आपको लगेगा कि हाँ, इमेज जो है, आपको जो इमेज दिखेगी ना फिश, आपको जो लगेगा ना कि फ़िश, इमेज नहीं, फ़िश आपको लगेगा यहाँ है, बट फ़िश यहाँ नहीं होगी, फ़िश होगी यहाँ, क्योंकि थोड़ा सा बेंडिंग ऑफ लाइट होगी, पर यहाँ पे फ़िश होगी, ठीक है। अगर आपको मछली, अब क्वेश्चन पे आती हूँ, ठीक है, अगर आपको फ़िश पकड़ने जाना है, आप फ़िश पकड़ने गए हो पानी में, ठीक है, तो आपने अगर यहाँ पे इस इंसिडेंट रे आपको यहाँ दिख रहा है कि फ़िश यहाँ है, तो आप इसके निशाने में अगर यहाँ पे निशाना लगा देते हो तो आपका निशाना चूक जाएगा, मछली नहीं पकड़ पाओगे। हाँ, बट इससे थोड़ा सा बेंड करके नीचे की तरफ से निशाना लगाओगे ना, इससे थोड़ा सा नीचे, तो फिर आप मछली पकड़ पाओगे, क्योंकि लाइट जो है बेंड होके रिफ्रैक्ट होके यहाँ आ रही है, तो ये रिफ्रैक्शन है, ठीक है। तो अगर आप मछली पकड़ने जाते हो तो आप डायरेक्ट इसी रे में निशाना नहीं लगाओगे, आप इससे थोड़ा सा नीचे की तरफ निशाना लगाओगे, क्योंकि यहाँ पे ही फिश है। दिस इज़ कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट, ठीक है। तो यही था एक टॉपिक जो रिफ्रैक्शन में इस पे बेस्ड है, क्वेश्चन पे बेस्ड है एक्चुअली। A fisherman goes to water body nearby to spear a fish. Which of the following should be considered? अब देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या क्या ऑप्शन है। He should hit above the apparent position of the fish, मतलब फिट उसे जो पोजीशन दिख रही है, जो है नहीं वास्तविक में, बट उसे जो पोजीशन दिख रही है उससे ऊपर मारना चाहिए, उसे नहीं, ऊपर नहीं मारना चाहिए। He should hit below the apparent position of fish, जो हाँ वो पोजीशन उसको दिख रही है उससे नीचे मारना चाहिए। यस, ही शुड हिट बिलो द अपेरेंट पोजीशन। अपेरेंट पोजीशन मीन्स जहाँ उसको वो कंसीडर कर रहा है कि यहाँ फिश है, वहाँ नहीं, उससे थोड़ा सा हल्का सा नीचे मारेगा तो उसका निशाना चूकेगा नहीं, डेफिनेटली ही गेट सक्सेस, ठीक है, मछली पकड़ पाएगा। ही शुड हिट एग्जैक्टली एट द अपेरेंट पोजीशन, नहीं, अपेरेंट पोजीशन पे भी मारेगा तब भी नहीं पकड़ पाएगा। ही शुड हिट एट राइट एंगल टू हिज पोजीशन, नहीं, राइट आंसर इज ही शुड हिट बिलो द अपेरेंट पोजीशन ऑफ फिश, क्योंकि इट इज़ बेस्ड ऑन रिफ्रैक्शन, और रिफ्रैक्शन में क्या होता है,
लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसफ़र करती है ना, तो ये बेंड हो जाती है, थोड़ी सी बेंड हो जाती है, तो दिस इज़ कॉल्ड रिफ्रैक्शन एंड दिस क्वेश्चन वाज बेस्ड ऑन रिफ्रैक्शन। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये फिशरमैन वाला क्वेश्चन बहुत फेमस है, स्कूल टाइम में हमें भी आता था, मुझे आज भी याद है ये क्वेश्चन, ठीक है। बाकी मैं भी अपनी क्लास में करवाती हूँ बच्चों को, और ईजी है, इट इज़ बेस्ड ऑन रिफ्रैक्शन ओनली, ठीक है। अब आपने देखा होगा कि जो ये ऑनलाइन वाले क्वेश्चन, ऑनलाइन जो पेपर हुआ था उसके क्वेश्चन थोड़े से हटके हैं, थोड़े से डिफरेंट हैं, डिफ़िकल्ट नहीं कहूँगी, थोड़े से डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज़ ट्रू रिगार्डिंग मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन। 4 रिलेशन दिए हुए, इसमें से कौन सा सही है फ्रिक्शन के रिगार्डिंग, फ्रिक्शन के मैग्नीट्यूड को लेके, तो वही हमें बताना है। तो अच्छा, मैंने इस बार तो ये फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट नहीं लिया हुआ है, मतलब नोट्स में नहीं है, बट पिछली प्रीवियस जितनी भी वीडियोस हमने डिस्कस किए हैं ना, उन तीनों में ही मैंने ये फ्रिक्शन का टॉपिक ज़रूर डिस्कस किया, तीनों में ही किया अलग अलग टाइम, ठीक है। इस बार मैंने नोट्स नहीं इसमें लिखे, मेंशन नहीं किए हैं, तो अगर आपको चाहिए होंगे वहाँ वो वाली वीडियो भी ज़रूर देखना, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, 4 टाइप की फ्रिक्शन होती है, सॉरी 3 टाइप की फ्रिक्शन हमने डिस्कस की थी। स्टैटिक फ्रिक्शन, यहीं बता देती हूँ, यहीं समझा देती हूँ, आपको समझ आ जाएगा। स्टैटिक फ्रिक्शन, उसके बाद स्लाइडिंग फ्रिक्शन, एंड थर्ड वन इज रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन तो क्या होता है, मान लीजिए कोई एक हैवी सा बॉक्स पड़ा है आपके रूम में, आप उसे धक्का दे रहे हो, ठीक है। आपने यहाँ से फोर्स लगाई, आप यहाँ से फोर्स अप्लाई कर रहे हो, बट इट इज़ नॉट मूविंग बिकॉज इट इज़ टू हैवी, ये बहुत हैवी है, तो आप इसको मूव नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि यहाँ से दूसरी फोर्स लग रही है जिसे हम कह रहे हैं फ्रिक्शनल फोर्स। कौन सी फोर्स है? फ्रिक्शनल फोर्स। इसका क्या नाम है? स्टैटिक फ्रिक्शन। कौन सी फ्रिक्शन लग रही है? स्टैटिक फ्रिक्शन। सो दैट्स व्हाई इट इज़ नॉट मूविंग। तो आपको इतनी फोर्स लगानी पड़ेगी जो स्टैटिक फ्रिक्शन को ख़त्म कर सके। तो अगर आप एक पर्सन अकेला नहीं कर पाया, तो आप 2 पर्सन आएंगे, आप उसको ज़ोर से पुश करोगे और थोड़ा सा मूव करेगा। जैसे ही ये मूव करना शुरू हो जाएगा बॉक्स, वैसे ही स्टैटिक फ्रिक्शन ख़त्म हो जाएगा। स्टैटिक फ्रिक्शन ख़त्म हो जाएगा और स्लाइडिंग फ्रिक्शन रोल में आ जाएगा। उसके बाद स्लाइडिंग फ्रिक्शन अपना काम करेगा, ठीक है। अब हल्का सा आप उसको स्लाइड करते हुए ले जाओगे, ठीक है। जब तक ये मूव नहीं कर रहा है तब तक इस पर कौन सी फ्रिक्शन है? स्टैटिक फ्रिक्शन। जैसे ही हल्का सा मूव होगा, हल्का सा मूव होते ही इस पर लिमिटिंग फ्रिक्शन लगती है, ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। और लिमिटिंग फ्रिक्शन के बाद स्लाइडिंग फ्रिक्शन स्टार्ट हो जाती है, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन का काम खत्म और स्लाइडिंग फ्रिक्शन का काम शुरू। अब यहाँ पे स्लाइड करेगी कोई चीज़ तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और रोलिंग फ्रिक्शन क्या है? सिलेंडर आपने देखा होगा, वो रोल करता हुआ लेके जाते हैं हम, ठीक है। हमें ज़्यादा फोर्स भी नहीं अप्लाई करनी पड़ती, इसमें सबसे कम फोर्स लगानी पड़ती है हमें। तो ये क्या है? रोलिंग फ्रिक्शन। जब कोई सी चीज़ को हम रोल करके लेके जा रहे हैं, दैट इज़ रोलिंग फ्रिक्शन। तो इसमें कौन सी फ्रिक्शन लग रही है? रोलिंग फ्रिक्शन। तो हाईएस्ट फ्रिक्शन कौन सी होती है? स्टैटिक फ्रिक्शन। सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन इसमें होता है स्टैटिक में, उससे कम स्लाइडिंग, उससे कम रोलिंग। तो हम देखेंगे सबसे मैग्नीट्यूड में हम देखेंगे सबसे बड़ी फ्रिक्शन कौन सी है? स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन, उससे कम स्लाइडिंग, उससे कम रोलिंग। तो ये हमारा राइट आंसर है, और ये बाकी तीनों जो हैं गलत हैं। और पिछली वीडियोस में जब हम ये क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे फ्रिक्शन का, तब मैंने आपको बताया था कि इस क्वेश्चन पे एक डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा बनता है कि डायरेक्ट पूछ लेता है कि इसको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेगा और आपको बताना होगा कौन सा जो है सही ऑप्शन है, ठीक है। तो दिस इज अ राइट आंसर। स्टैटिक फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग इज ग्रेटर देन रोलिंग फ्रिक्शन। दिस इज आर राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो आज के क्वेश्चन 10 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आपको ये सारे 10 के 10 क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। बाकी जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन हम डिस्कस करेंगे अपनी अपकमिंग वीडियो में, ठीक है। नेक्स्ट 10 क्वेश्चन हम कल डिस्कस करेंगे, और बाकी के 10 क्वेश्चन जो हैं वो हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, मतलब परसों। आज हमने 10 डिस्कस कर लिए, कल भी 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और परसों भी 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से हमारे परसों जो है 30 क्वेश्चन, परसों तक 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपको मेरी अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और इसकी जो PDF है मैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल RB कौशल अकेडमी पे मिल जाएगी, ठीक है। जो YouTube का नाम है चैनल का, वही इसका टेलीग्राम का चैनल का नाम है, ठीक है, RB कौशल अकेडमी। इस पर आपको वीडियो PPT और जो
इसका पेपर था ना ओरिजिनल वाला, उसकी भी मैं पीडीएफ डाल दूँगी, जो ऑनलाइन पेपर हुआ था उसकी पीडीएफ भी आपको यहीं पे मिलेगी, ठीक है। और इसकी भी जो मैंने आज पढ़ाया आपको, इसकी भी वीडियो पीडीएफ वहीं मिलेगी। तो आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, ताकि अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट रहा हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में अगर कोई डाउट रहा होगा ना, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में वो डाउट आपका ज़रूर क्लियर करूँगी, ठीक है। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।